हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं यहां आपके लिए लेके आया हूं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारे लिए अगर जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हमारे हिंदुस्तान का लगभग 75% जनसंख्या है, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हम आज जानेंगे कि खेती बाड़ी वाला जो सिलसिला है वो चालू कब से हुआ, उससे पहले लोगों का गुजारा कैसे होता था। क्योंकि जब से हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस, हमें हर रोज कुछ खाने की जरूरत है। कुछ खाएंगे, उससे एनर्जी लेंगे, तब हम कल देख पाएंगे। अगर आज हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हमारी शरीर कल कैसे चलेगी। और वो एनर्जी क्राइटेरिया हमें मीट करने के लिए कुछ खाना पड़ता है। खाना का हमें क्या खाना खाएंगे, कहाँ से वो हमारा सोर्स रहेगा। हम किसी दूसरे जानवर को मार के खा जाएंगे, किसी और का खाना चुरा के खा जाएंगे, खुद उसको उगाएंगे, क्या करेंगे, आज सारी बातें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम आप देखें तो एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बार बार इसका यहाँ पे जो चर्चा है वो करने की जरूरत नहीं है। हम खुद जानते हैं और हम में से कईयों के घर पे ये खेती बाड़ी का सिलसिला चलता भी होगा। हमारे से कितने लोग हैं जिनके माँ बाप किसानी में आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस उसी प्रैक्टिस को जो हमारे पिताजी लोग मेहनत करते हैं, जो एक एक प्रक्रिया उन लोग बिना कहीं पढ़े लिखे भी अपनाते हैं, आज हम और आप उसको किताब को, उसको क्लास को यहीं पे डिस्कस करके समझेंगे कि क्या है, कैसे कैसे कोई किसान क्या करता है और क्यों करता है, किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस से क्या लाभ होते हैं, सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एग्रीकल्चर के हिस्ट्री पे। एग्रीकल्चर की हिस्ट्री, एग्रीकल्चर अपने आप में ही एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एगर और कल्चरा। एगर मतलब होता है फील्ड, कल्चरा मतलब उसकी देखभाल। तो एक किसान करता क्या है, सारा समय वो अपने खेती बाड़ी का, उसी का देखभाल करने में बिताता है। तो ये वर्ड जो है एग्रीकल्चर, वो बना हुआ है किससे, लैटिन वर्ड से, जिसका दो भाग है, एगर और कल्चरा, ठीक है। एग्रीकल्चर को हम जब पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले इतिहास जानें उसका, कि आज तो हम देखते हैं सबके पास खेत है, सब उसमें कोई ना कोई फसल उगाते हैं। तो वो एक्चुअल में शुरू से ऐसे ही था क्या। अच्छा, एक और टर्म समझते चलिए, अगर क्रॉप बोलूं मैं या फसल बोलूं तो क्या बोलते हैं उसको, किसे कहते हैं क्रॉप, किसे कहते हैं फसल। अगर आप एक ही तरीके का पौधा एक लार्ज स्केल पे उगा रहे हो तो उसको बोलेंगे क्रॉप, ठीक है, आपकी फसल है वो। एक पेड़ दो पेड़ लगे हो तो उसको आप फसल नहीं बोलोगे। फसल के लिए आपको उसी तरीके का पौधा काफी लंबी जमीन में लगाना होगा, तब आप उसको क्रॉप बोलोगे, ठीक है। तो ये जो क्रॉप है, ये जो फसल है हमारी, ये पहली बार कब लगी, पहले लोगों का कैसे गुजारा होता था। सबसे पहले तो हमारे जो अर्ली मैन है वो हुआ करते थे हंटर्स और गैदरर्स। हंटिंग का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जानवर को मारो फिर उसको भोजन बना लो। फिर गैदरिंग का क्या है, गैदरिंग को हमेशा हम लोग बड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, जितना उसको मिलना चाहिए उतना देते नहीं। क्योंकि जो लोग गैदरिंग करते थे वो गैदरिंग कैसे होती थी, घर से टोकरी लिए निकल पड़े। अब उन प्लांट्स को चुनना जो खाने लायक है, ये भी कोई कम सराहनीय काम नहीं था। सोचिए, पहली बार किसी ने जहरीला पौधा खाया होगा, उसने किस तरीके से बताया होगा लोगों को कि ये तो पौधा दोबारा नहीं खाना है, इससे जहर फैल जाएगा शरीर में। या किसी ने भांग का पौधा खा के वहीं घर का रास्ता बोल दिया, उसको क्या हाल रहा होगा, उस पर क्या बीती होगी, किस तरीके से उसने बताया होगा कि इस पौधे में नशा है। या किसी पौधे से खुजली मचने लगी होगी, किसी पौधे से उनको और ज्यादा फायदे और ज्यादा नुकसान, अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको हमें अपनी नॉलेज को पास ऑन किया। तो गैदरिंग में हम घर से टोकरी लेके निकलते हैं, वहीं से जो खाने लायक प्लांट्स फ्रूट्स ये सब मिलते हैं, हम उसको गैदर करके शाम को घर पे लाते हैं, ठीक है। और पहली बार ये जो फायर का डिस्कवरी, वो भी बाई चांस ही हुआ था। पत्थर से खेल रहे थे, कुछ चिंगारी निकली कहीं से, भूसे उसे में एक आध चिंगारी गई होगी, वहीं से आग पकड़ लिया। और जब आग पकड़ लिया तो फिर जलने लगा वो, सूखी चीजें रही होंगी, जल रहा होगा सब कुछ। अभी इन अर्ली मैंस को नहीं समझ में आया, वो सब कुछ आग में उठा उठा फेंकने लगे होंगे। कहीं कच्चा कोई मांस नोच रहा होगा, उसको भी फेंक दिया होगा। कोई कपड़ा वपड़ा पहना होगा, उसको फेंक दिया, लकड़ी उकड़ी सबको फेंक दिया। लेकिन सब कुछ शांत होने के बाद जब फाइनली उनको लगा होगा कि भोजन कहाँ गया, हम तो आग में फेंक दिए, ढूंढे होंगे उसको, ढूंढ के निकाले होंगे, जब उसके बाद झाड़ फूक के उसको तब खाए होंगे, तो शायद थोड़ा सा और उनको जो है ना आसान महसूस हुआ होगा, नरम हो गया होगा वो मांस, जो डेलिकेट है उसका, वो एक बच्चे को भी सर्व करने के लिए ठीक हो गया। भाई बच्चे के जिनके छोटे होते हैं, दांत उतने मजबूत नहीं होते, वो कैसे मांस को नोच पाएंगे। तो उनको अगर वो जो कुक्ड फूड है वो प्रोवाइड करें तो शायद बेटर न्यूट्रिशन वैल्यू उनको मिलेगी और डाइजेस्ट करने में भी आसान रहेगा। तो जैसे बाई चांस डिस्कवरी फायर की हुई, उसी तरीके से बाई चांस डिस्कवरी हमारा एग्रीकल्चर का भी हुआ, लगभग आज के 10,000 साल पहले।
यही सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच में माना जाता है कि मेहरगढ़ नाम की जगह है, जहाँ पे आपका ये जो लोग कुछ खाने के बाद उसको इकट्ठा फेंक दिए। अब ढेर सारे लोगों ने खाया था, ढेर सारे लोगों ने वही सीड्स फेंके थे उसके। अब उसी जगह पे वो नए क्रॉप्स आ गए होंगे, नए पौधे लगे होंगे जब, तो उनको समझ में आया होगा यही तो हम लोगों ने खाया था, यही तो हम लोगों ने इसके बीज को फेंका था, तो यहाँ से तो फिर नया आ गया, ये नया पौधा चल के आ गया, हमको नया जो है वो भोजन सामग्री प्रोवाइड करेगा। तो आसान था ना उनके लिए। इसी तरीके से बाई चांस डिस्कवरी मानी जाती है। हालांकि ये जो टॉपिक है कि एग्रीकल्चर कहाँ पहले शुरू किया गया वो डिबेटेबल है। कुछ जो आपके जो डिस्कवरीज हैं वो ये बताती हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के पहले आसपास कहीं पे जो पहले बार एग्रीकल्चर डिस्कस हुआ या जो डिस्कवर हुआ, बट वो हमारे हिस्ट्री का विषय है, उसको हम यहाँ पे डुअल नहीं करेंगे। हमारा मेन मकसद रहेगा हमें ये समझना है कि एग्रीकल्चर होता कैसे है और क्या है। जब एग्रीकल्चर उन्होंने ये चीज को डिस्कवर किया तो उन्हें लग गया कि कहीं एक जगह पे बसा जा सकता है। अब हमें ना ये जो नोमैडिक लाइफ है, नोमैडिक लाइफ को अब वो हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। एक घर हो सकता है उनका, एक वहीं पे उनका परिवार रह सकता है, वो भोजन अपना खुद उगा सकते हैं, किसी से मारने पीटने की, किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। बस उसको आप घर के पास ही उसको उगा सकते हो। साथ ही साथ आप एक जगह पे रहोगे तो आप जानवर का जो पशुपालन भी कर सकते हो। आप क्यों एक साथ जाओगे शिकार करने, आप कुछ पाल लो घर पे ही, भेड़ बकरियां, उन्हीं से धीरे धीरे काम चलाओ। तो वो क्या हुआ, हंटिंग गैदरिंग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे एग्रीकल्चर के बाद सेटल्ड लाइफ में कन्वर्ट होने लगी। फिर अब एग्रीकल्चर हिस्ट्री समझने के बाद हम आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब हम कुछ फसलों को जानते हैं, पैडी हो गया, वीट हो गया, मतलब धान गेहूं, आप सब जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिसको मान लो बहुत लोगों को चावल पसंद है, तो क्या उसको थ्रू आउट द ईयर यहाँ इंडियन क्लाइमेट को नजर रखते हुए क्या थ्रू आउट द ईयर चावल उगाया जा सकता है? तो अपनी थोड़ी सी मेमोरी को जॉब कराइए और सोचिए कि फसल जो धान की होती है उसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। बरसात के सीजन में होता है हमारा ये धान का खेती। तो क्या पूरी साल उस तरीके की बारिश होती है? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेस, इतना ग्राउंड वाटर है कि वो धान खेती आप सिंचाई से जो है पैदा कर लोगे? आप कहोगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। और बहुत लोग को रोटी पसंद है, रोटी भी गेहूं से आती है। गेहूं आपका जो होता है अमूमन ठंडियों में बोया जाता है। ठंडी में जो एक एक टर्म है वर्नलाइजेशन, कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड जो है वो उसको कोल्ड का चाहिए, तब गेहूं जो है वो पैदा होता है। तो ऐसी चिलचिलाती ठंडी तो पूरे साल नहीं पड़ती हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ पे ना सीजन्स है, क्रॉपिंग पैटर्न के कुछ कुछ सीजन्स हैं, हमने उसको उसी हिसाब से डिवाइड कर रखा है अपनी खेती बाड़ी को। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो हमारा लगभग दो पार्ट में मेजरली, या कह लीजिए तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला जो होता है ना उसको हम बोलते हैं खरीफ, खरीफ क्रॉप। ये कब होता है? रेनी सीजन में। इसमें आ जाते हैं आपके राइस, या फिर कह लीजिए पैडी, पैडी आ गया, मेज वगैरह आ गया, ठीक है। दूसरा जो आपका सीजन होता है, दूसरा क्रॉपिंग, वो होता है राबी, राबी क्रॉप। राबी क्रॉप में आपके जो वीट वगैरह हैं, ये देखिए कब आते हैं, सब ठंडियों में, तो इसीलिए हम इसको विंटर सीजन में कहते हैं। विंटर सीजन में इसका नंबर आता है। इसमें आपका वीट हो गया, वीट के साथ साथ आपका जो है सीड वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये आपका खरीफ और राबी जो है ये मेन सीजन में आ गए। एक आपका आता है जायद भी आता है, जायद क्रॉप। ये आपका मार्च से जून के बीच में आता है। इसमें हम मेनली सब्जियां हो गया, या जैसे क्यूकम्बर वगैरह हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारी जो फसलें हैं हम इसे जायद टाइम में, इस टाइम में जब ये खरीफ और राबी का, जैसे मान लीजिए राबी खत्म हो रहा है और खरीफ शुरू होने वाला है, उसी के बीच में आता है जायद क्रॉप। तो ये हमारा हो गया क्रॉपिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस के ऊपर। जब हम खेती कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं, मतलब सॉरी, क्या क्या हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या आता है?
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम क्या करेंगे, हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि आप खेत में हल चलाते हो, हल चलाने के दौरान आप क्या कर रहे हो, मिट्टी को भुरभुरा कर रहे हो, नीचे की मिट्टी को पलट के ऊपर ला रहे हो, यही सारी चीजें तो होती हैं। इससे आपका पहली बात तो सॉइल जो है वो लूज हो जाएगा। जब सॉइल लूज हो जाएगा तब आप क्या करोगे, तब आप समझो कि अर्थवॉर्म को और जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनको कल्चर होने की जो है एनवायरनमेंट दे दोगे। दूसरा, सॉइल एरेशन की मदद करता है, सॉइल के नीचे नीचे तक हवा जा सकती है, और जब हवा जाएगी तो आप जानते हो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये हो गया। तीसरी बात हो गया, जब आप क्रॉप्स को प्लांट करते हो तो उसमें भी आप हेल्प होती है अगर सॉइल अच्छे से प्रिपेयर है। फिर उसके बाद क्रॉप, जैसे आप सॉइल को जब प्रिपेयर कर लिए तो फिर उसको लेबल भी करते हो। हेंगा चलाते हैं ना, लेवलर, वो लेवलर क्या करता है, मिट्टी को चारों तरफ बराबर कर देता है ताकि सिंचाई के दौरान कहीं ऊंचा नीचा रहेगा तो पानी ऊंचास पे चढ़ेगा नहीं और नीचे सारा पानी कलेक्ट होता जाएगा। तो इसलिए हम अगर सॉइल को लेवल कर देते हैं तो बाद में इरिगेशन वगैरह की हमारी कन्वीनियंस रहती है। तो सॉइल प्रिपरेशन हमने समझ लिया। अगला आता है सोइंग। सोइंग मतलब अब बीज को हम बोने जा रहे हैं। देखिए, बीज को बोने वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अच्छी क्वालिटी का सीड लेना है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का सीड लेंगे जिसकी हाई यील्डिंग वैरायटी टाइप की। दूसरा है, हम उसको बोते वक्त ये मतलब ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो उनके बीच में। अगर आपने सीड्स को एक जगह पे ढेर सारा डाल दिया तो वहां पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, क्योंकि वही सीड जब आगे आके प्लांट बनेगा तो प्लांट्स के रूट्स नीचे से न्यूट्रिशन लेंगे। अब अगर दूर दूर होंगे तो आराम से न्यूट्रिशन सबको मिल जाएगा, सबको सनलाइट मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगी तो न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन हो जाएगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन हो जाएगा और फसल मार खा जाएगी। तो हमें सोइंग करते वक्त प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। जो आपके अच्छे सीड्स हैं वो यूज करें, आपके खराब सीड डालेंगे वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बाबू, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में बहुत लोग को लगता है कि दोनों एक ही चीज है। ऐसी बात नहीं है। मैन्योर्स आपका नेचुरल है, जो आप फार्म वेस्ट वगैरह होता है, काउ डंग होता है, ये सब काउ यूरिन, इससे बनाते हो। और फर्टिलाइजर आपका केमिकली मैन्युफैक्चर्ड है, जिससे आप इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बनाते हो। इससे क्या होता है, मैन्योर्स डालने से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, सॉइल का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। और फर्टिलाइजर आपका आप जानते होंगे, यूरिया यानी नाइट्रोजन, पीके, एनपीके यानी यूरिया डाई और पोटास। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकली मैन्युफैक्चर्ड है और आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। बेटर क्रॉपिंग यहाँ से फैसिलिटेट हो पाती है। आप अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करेंगे कि किससे ज्यादा पैदावार होगी तो अब मैं श्योर है कि कहूंगा फर्टिलाइजर। लेकिन कौन सा लॉन्ग टर्म में हेल्दी है और हेल्दी के साथ साथ ऑर्गेनिक है, तो मैं कहूंगा मैन्योर्स। मैन्योर्स आपके सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी करते हैं और धीरे धीरे वहां पे गुड माइक्रोब्स का जो कल्चरिंग है वो बढ़ने लगता है। तो हमारा हो गया एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगला टॉपिक है हमारा इरिगेशन, सिंचाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सदियों से चला आ रहा है ये व्यवस्था। हमने बहुत सारे एडवांसेस किए हैं रिसेंट कुछ 100 सालों में। हम आपके आखिरी मतलब चैप्टर के आखिरी बात करेंगे कि किस तरीके से पहले खेती होती थी और अब क्या क्या एडवांसेस हो चुके हैं। तो इरिगेशन मतलब होता है वाटर अवेलेबिलिटी। आपको पानी, सिंचाई करनी है फसल की, तो जब फसल की सिंचाई करोगे तो उसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स यूज कर सकते हो। कैनाल सिस्टम जो आप नदियों से काट के निकल के आता है, ग्राउंड वाटर से आप पंप वगैरह लगा के उससे भी काम चला सकते हो। पहले लोग क्या सेम ऐसे ही करते थे, सबके पास कहाँ पहले इंजन और पंपिंग सेट था। अब पहले के लोग मोट वगैरह यूज करते थे, जो पुराना है, जो व्हील वगैरह टाइप का था ना, कुएं से निकाल के पानी डालना, वो सब करते थे। धीरे धीरे हमने एडवांसमेंट की है। अब तो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं कि हम स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन मेथड भी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर मान लो कहीं खेत नेचुरली कितना भी लेवल की है लेकिन उचास उसकी गई नहीं, कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचा है, कहीं बहुत ज्यादा नीचा है, तो उस केस में हमारा स्प्रिंकलर जो था, फुहारा वाला, वो काम कर देता है। हर जगह पानी का फुहारा बराबर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर या तो हम ऐसी जगह पे पड़ गए जहाँ की पानी की बहुत कमी है, तो हम ऐसी जगहों पे जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है, बूंद बूंद सिंचाई, उसका यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, पानी की बचत होगी और आपका इरिगेशन भी फैसिलिटेट हो पाएगा, वाटर की वेस्टेज कम से कम रहेगी। तो यहाँ हमारा इरिगेशन कंप्लीट होता है। फिर आते हैं प्रोटेक्शन पंपिंग। जब आपने पानी चलाया है तो पानी मिलते ही देखिए सब हरा हरा हो जाता है, फसल तो आपकी हरी भरी और लहलहाएगी भी, लेकिन साथ में ही
कुछ ऐसे प्लांट्स भी उगेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है। वो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वीड्स। जब अनवांटेड प्लांट्स आपके खेत में रहेंगे, भैया भले आप इनको खाओ ना खाओ, इनसे कुछ उपयोग लो ना लो, ये आपके खेत से, आपकी फसल से उपयोग बराबर लेंगे। ये वही पानी यूज करेंगे जो आपने अपने फसल के लिए चलाई है, वही खाद से ये दमदार बनेंगे जो आपने अपने फसल के लिए डाली है, और उसी तरीके का सॉइल से नीचे से मिनरल का कंपटीशन भी बराबर कराएगा, क्योंकि इनकी भी रूट्स होती हैं, इनकी भी जड़ें होती हैं, वो भी नीचे जाती हैं, वहां से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हमें क्या काम है इनका? हम गाय तो है नहीं कि इनको अभी आके चर लेंगे। हमारा काम है इनको यहाँ से उखाड़ के फेंक देना, इन्हें यहाँ से साफ कर देना। तो हम क्या करेंगे? हम या तो केमिकल मेथड अपना सकते हैं, डायरेक्ट लाके वीडिसाइड वगैरह छिड़क दें। दूसरा हम कर सकते हैं क्या? दूसरा हम उसका मैनुअल वीडिंग कर सकते हैं, खुद जाके उसको एक एक करके उखाड़े, हो वगैरह आते हैं, उससे जो है यूज कर करके वीड्स को हम वहां से रिमूव करें। जब हम वीड्स को रिमूव कर देंगे तो हमारे प्लांट्स को, जो हमारे डिजायर्ड प्लांट्स, हमारा क्रॉप है, उसको बेटर वाटर फैसिलिटी मिल पाएगी, कंपटीशन कम हो जाएगा, मिनरल्स वगैरह को जो होगा ज्यादा से ज्यादा आपके हार्वेस्ट, जो आपका जो हार्वेस्ट होने वाला क्रॉप है वो यूज होगा। ठीक है, वो यूज करेगा तो बढ़िया डेवलप करेगा, आपकी फसल अच्छी रहेगी। और अगर वीड्स ने सारा न्यूट्रिशन यूज कर लिया तो वीड्स मजबूत हो जाएंगे, हालांकि बाद में आपको वीड का कोई काम नहीं है। अगले टॉपिक बढ़ते हुए हम देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या है। हार्वेस्टिंग हमारा फाइनल स्टेप है जब हम खेत से फसल को घर ले आते हैं काट के। तो पहले का जो मैनुअल मेथड था उसमें हम लोग सिकल वगैरह हंसिया यूज करते थे, उससे फसल को काट के लाते थे। तो हमारा ऐसा नहीं कि तुरंत खाने लायक हो जाता, उसके बाद भी कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते, जैसे उसको थ्रेशिंग करना, उसको दाने का काम, फिर उसके बाद विनोइंग करते थे। जैसे विंड चला, मतलब हवा चल रही है, उसके सामने हम सारा जो जो थ्रेशिंग करके ग्रेन्स अलग हुए हैं जो हस्क से, उस शाफ्ट से जो ग्रेन्स अलग हुए, उस शाफ्ट से निकले ग्रेन को हम क्या डायरेक्ट खा सकते हैं? उसमें बहुत सारे डंठल, बहुत सारे छोटे मोटे पहिया, ये सब रहता है। तो आप उसको ना ओसाने का काम करते हो, विनोइंग जिसको बोलते हैं। आप हवा चला रहे हो, चाहे पंखी से, चाहे नेचुरली हवा तेज चल रही, तो आप उसके सामने अगर उसको टोकरी से नीचे गिराओ, तो जो हवा के साथ बहने वाले जो हल्के फुल्के चीजें हैं वो ज्यादा दूर जाके गिरेंगी, क्योंकि वो हस्क वगैरह जो होता है, भूसा हुआ, डंठल हुआ, ये सब हल्का होता है तो वो उड़ जाएगा हवा के साथ। और ग्रेन्स जो कि भारी होते हैं वो जगह पे ही, ज्यादा दूर ना जाके पास में गिर जाएंगे। इससे इनका जो हवा के माध्यम से सेपरेट हो गया, तब आप उसको ले जाके धीरे से खाने का काम कर सकते हो। लेकिन अब तो ऐसा चला है कि धीरे से आप खुलाई हार्वेस्टर, हार्वेस्टर जिसको हम कंबाइन भी बोलते हैं। कंबाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्वेस्टिंग कर रहा है, प्लस थ्रेशिंग कर रहा है, और विनोइंग का काम भी कर रहा है। सब समझो डायरेक्ट आपको ना ग्रेन्स ही दे रहा है। आप कंबाइन से खेत कटाइए, उसके बाद आपके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है तो उसको नीचे लगा दीजिए, नहीं है तो तालपत्री बिछा दीजिए, वहीं पे वो सारा ग्रेन्स गिरा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपका 2-3 स्टेप यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ से हार्वेस्टिंग हो गई हमारी कंप्लीट। हार्वेस्टिंग के बाद हमारा लास्ट स्टेप देखिए भैया, 2-4 बीघा अगर उगाए हो तो एक दिन में खा नहीं लोगे, उसको तो टाइम लग जाएगा, और क्या पता साल भर में भी ना खा पाओ और अगली फसल तैयार होकर घर पे आ जाए। तो कुछ बचा हुआ जो रहेगा जिसको आप नहीं खा पाओगे, उसको मार्केट में बेच के कुछ पैसा कमा लो, मोटरसाइकिल वगैरह खरीद लेना। तो ये क्या है, आपको यहाँ स्टोरेज का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक दिन में सारा खा नहीं पाओगे, एक दिन में सारा खपत नहीं हो पाएगा, तो आप उसको स्टोर कर लो, जब दाम वगैरह ठीक हो तो बेच लेना। सरकार भी यही काम करती है, एफसीआई के बड़े बड़े गोदामों में आप जाके देखेंगे, जो ये पीडीएस का सिस्टम चलता है, जो रोज 5 किलो गल्ला आपको महीने महीने मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, वो क्या अगर सारा एक दिन में लुटा देंगे तो काम हो पाएगा? या रोज जब 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 गल्ला चाहिए, जब जब खेती काटती है, नहीं ना होता ऐसा। वहां पे क्या होता है, गोदामों में स्टोर रहता है, धीरे धीरे करके वहीं से स्टॉक रिलीज होता रहता है और आपका हमारा काम चलता रहता है। तो स्टोरेज के लिए हमें चाहिए क्या? स्टोरेज के लिए पेस्ट फ्री लोकेशन चाहिए, जहाँ चूहा वूहा कम रहे, कीड़े उड़े घुन उन कम लगे। दूसरा है, हम उनको हवादार झाले बोरे में स्टोर करेंगे, जैसे जो गनी बैग्स आते हैं जूट के बोरे, उसमें ही स्टोर करेंगे। और जहां स्टोर करेंगे जहां थोड़ा सा ठंडक हो और नमी कम हो, कूल एंड ड्राई प्लेस जिसे कहते हैं, तो वो हमारा स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा आइडियल रहेगा। तो स्टोरेज कर लेंगे और बाद में अपने हिसाब से यूज करेंगे, चाहे घर पे डेयरी में स्टोरेज करें, चाहे बाहर गोदाम बना के। और कोल्ड स्टोरेज बेस्ट ऑप्शन है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। देखिए किसान आदमी है, रोज तो फसल को टाटा बाय बाय कर नहीं रहा है,
तो उसका एक बार फसल लगाया तो काफी समय के लिए राहत हो जाती है, और बीच बीच में जाकर देखना है। तो सारा दिन वो करे क्या, वो अगर चाहे तो अपनी इनकम को थोड़ा सा सप्लीमेंट कर सकता है, थोड़ा सा और बढ़ा सकता है, अगर वो इस तरफ अपना रुख करे। एनिमल हस्बेंड्री, जैसे अगर वो कुछ पशुपालन कर ले, उससे वो गाय वाय पालन करके, भैंस पालन करके वहां से दूध बेचे निकाल के, उससे भी उसका प्रॉफिट है। ऐसा नहीं कर पा रहा है, मतलब ऐसा कर रहा है साथ साथ में, चाहे तो हॉर्टिकल्चर कर ले, फल और सब्जियां लगा ले, एपीकल्चर कर ले, मधुमक्खी पालन वगैरह टाइप का, सेरीकल्चर जिससे सिल्कवॉर्म वगैरह हो सकता है, पीसी कल्चर जिसमें वो मछलियां पालन करके वहां पे इस तरीके से अपना मछलियां मछलियां पालन करके उसको बेच सकता है, पोल्ट्री खोल सकता है। बहुत सारे हमारे पास जो अब तरीके डेवलप हो चुके हैं, मिक्स फार्मिंग वगैरह आजकल हम लोग जानते हैं, वो सब इसी के लिए प्रचलित है, जिसमें हम फसल के साथ साथ और सारे सप्लीमेंट्री काम भी करते हैं। तो देखिए शुरू में क्या था, शुरू में खेती बड़ा सिंपल से थी, बैल लेते थे, उसके पीछे तक करके उसको चलाते रहते थे। अब हम क्या है, अब हम हाईटेक ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए, हार्वेस्टर आ गया है। इवन सीडी का जो सीडिंग वाला है ना, यहाँ पे सोइंग वाला, वो पहले हाथ से करते थे, अब उसके लिए भी सीड ड्रिल वगैरह आता है, डायरेक्ट आप मैकेनिकली उसका सोइंग का काम हो सकता है वहां पे। तो ये देखिए कि हमने क्या है ना, आज के 100 साल पहले तक तो हम ऐसे चल रहे थे धीरे धीरे। आप समझ रहे हैं, 100 साल पहले माने गुलामी का टाइम चल रहा था। उस वक्त जो भी इंफ्रा था, जो भी आपका नेचुरल रिसोर्स था, वो सब ब्रिटेन जा रहा था, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं था। आजादी के बाद भी हमने PL 480 खाया है। अमेरिका उसी के लेके अपना नाच चढ़ाता रहता था कि हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम PL 480 का सप्लाई रोक देंगे। वो तो बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की जय करिए कि वो आपको हरित क्रांति दी, और भोजन पेट भरने बराबर पैदा कराने के लिए हमको काबिल बना दिए। जय जवान जय किसान का नारा उनका इसीलिए था, को जवान को भी, क्योंकि पाकिस्तान का वॉर याद करिए उस समय चल रहा था, और साथ ही साथ किसान, यानी हमारा पेट भी भर रहा है और हम सीना चौड़ा करके अपने बॉर्डर्स पे खड़े भी हैं। तो ये सारी हिस्ट्री आपको ऐसे इवेंचुअली मिलती रहेगी। ये चैप्टर से रिलेटेड था तो हमने कुछ बातें एक्स्ट्रा भी करी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।